डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या लिखा है कंडक्टर एंड इंसुलेटर का डिफरेंस? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, राइट, लेकिन फ्री नहीं होते, राइट। ओके फाइन। देखो पहले तो ये बताओ, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। रिपल्सिव भी लग रहा है क्या कहीं से? नहीं लग रहा है ना? दो अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, राइट। एक प्लस है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, प्रोटॉन को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो इसको अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन मिला था, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन मिला था वहां पे अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या आएगा? ठीक है ना, देखो फोर्स F लिखेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखते हैं हम लोग? जनरली माइनस ई लिखते हैं ना, और प्रोटॉन का प्लस ई लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस ई इंटू प्लस ई नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना, डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि क्या होगा? आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या? गुड, ओके। चलो तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये था फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है ना। केमिस्ट्री में मूव करते हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. 37.5 ग्राम। अभी आंसर तो पता नहीं, करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मिटा दो या तुम लोग कर रहे हो? मिटा दे सकता हूँ ना? ओके मिटा देता हूँ, खुद से करना है यार, नहीं बताऊंगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। निकालना थी। यहाँ पे देखो, इधर जब भी हमें मास परसेंटेज निकालना होता है हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इन दोनों को ऐड करने से मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से देखो 450 है, इधर 6.5 है, कितना हो जाएगा? 456.5 ग्राम नहीं होगा क्या मास ऑफ सॉल्यूशन? दोनों को ऐड कर देंगे, ये सॉल्यूट हो गया, एस्पिरिन सॉल्यूट हो गया, और एसीटोनाइट्राइल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, इजंट इट? ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर दिया, बन गया सॉल्यूशन 456.5 ग्राम। निकालने क्या बोला है? मास परसेंटेज। किसका मास परसेंटेज निकालने को? एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल, राइट। 1.42, गुड, कैलकुलेशन कर दिया है, ये सही है। मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, इसका फॉर्मूला क्या था कोई बताएगा? मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइडेड बाय मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, isn't it? ऊपर में मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एस्पिरिन प्लस मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल, मतलब मास ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, isn't it? तो मास ऑफ एस्पिरिन कितना दिया है? 6.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 456.5 ग्राम इनटू 100 कितना आएगा? तो इसको मिटाते हैं, जल्दी करो, जल्दी फोटो, क्योंकि मैं यकीन बना देगा क्योंकि ये एनएल में आया है, मतलब यहाँ पे देखो लीटर में कन्वर्ट कर देते, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या होगा? सब सही है। फिर मैं 100 ग्राम इस सॉल्यूशन का उठाऊं, उसमें से 20 ग्राम होगा ग्लूकोज और 80 ग्राम होगा वाटर, पानी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी और ग्लूकोज मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है ना। पानी और ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहा है? सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। ओके, तो नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। कंपोनेंट कितने हैं? ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तो दोनों के मोल्स ऑफ वाटर एंड H2O प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो क्या हमें इनके मोल्स पता? हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, राइट। तो हमें निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे, ठीक है। NC6H12O6 क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास होता है, राइट। कितना मास बताया है? 20% बताया ना, 20 ग्राम बाय मोलर मास कितना होगा इसका? 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना होगा? 96 होगा क्या? कितना होगा यहाँ से? 90, 100, 160, 170, 176, 180 होगा क्या? 180 होगा, राइट। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं 1/9 होगा क्या?
1/9, ठीक है। ऊपर में हम लोग लिखेंगे 1/9। अभी नीचे देखो, मोल्स ऑफ वाटर भी तो चाहिए, isn't it? ये 20 ग्राम और ये 80 ग्राम मिलके 100 ग्राम सोल्यूशन बना रहा था। बात को समझ रहे हो? 20 और 80 मिलके 100 ग्राम सोल्यूशन बना रहा। तो यहाँ से देखो तुम लोग, 20 और 80 मिलके क्योंकि 100 बना रहा था, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? गिवन मास कितना है? 80 ग्राम है ना? 80 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? H2O कितना होगा? वो 2 + 16 18। तो 80/18 इसको ऐसे रख दे क्या? इसको 240 टाइम्स 9 टाइम्स 40/9। तो यहाँ पे 40/9 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/9 लिख सकते हैं। तो नीचे LCM ले सकते हैं ना? ठीक है, ले लेते हैं। चलो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा। 40 + 1 41 ना, ऊपर में 1/9, 9 कैंसिल, तो बचेगा 1/41, 0.02%। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है सॉल्यूशन में? 0.02। याद रहेगा? तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.02 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? अब पूछा नहीं है क्वेश्चन में, कितना हो जाएगा? 0.08 होगा या फिर 0.98 होगा? 0.98 होगा ना? 0.98 होगा ना? क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो होता है 1। हमेशा याद रखना, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 2 है ना? मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 2 है। x ऑफ वाटर प्लस x ऑफ ग्लूकोज दोनों मिला के 1 ही होगा, ठीक है ना? इमेजिन करो कि n नंबर ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है ना? x1 + x2 + x3 + xn तक है, ठीक है ना? n नंबर ऑफ कंपोनेंट है, फिर भी ऐड करने से 1 ही होगा। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? तो अगर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हो गया, इस केस में देखो, इस वाले केस में देखो, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर निकालने जाए, ग्लूकोज कितना है? xg कितना मिला है हमें? 0.02 = 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 - 0.02 कितना हो जाएगा? तो फिर 0.98। याद रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं 1 से। वाटर का भी निकालना है, नहीं निकालना, तो क्वेश्चन में नहीं था, ऐसे पूछ लिया।